गंभीर हैं, प्रदेश के भी और देश के भी। कल की घटना यह है कि एक गांव है शामली के पास का, वहां पर एक कच्छप समाज के बच्चे की 1-1.5 महीने पहले हत्या हो जाती है और उसके घर के लोग तमाम अधिकारियों और तमाम मंत्रियों के पास गुहार लगाते फिर रहे हैं कि साहब इसकी निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। लेकिन एक बड़ा आदमी भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद का सदस्य होने के बाद भी वो इसकी सही तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं होने देना चाहता है। ये लोग इकरा हसन के पास आए और इकरा हसन इनकी सरदाश्त को लेकर के कल डीआईजी साहब के पास टाइम लेकर के गई कि साहब हम इस मुद्दे पर आपसे मिलना चाहते हैं, और टाइम लेकर के उनके पास गई। उनके पास जाने के बाद उस मामले को रखा और ये 20 ही आदमी थे, 15-20 लोग थे जो उस वक्त पर इकरा हसन के साथ थे और डीआईजी साहब के यहाँ ऑफिस में बैठे थे। वहीं ऑफिस में बात होने लगी। इकरा हसन ने सारी बात रखी और जब उन्होंने कहा कि साहब ये मृतक की माता मेरे साथ है, आप इसके पास सुन लीजिए, डीआईजी साहब का एटीट्यूड इतना खराब और इतना गलत था कि हम इसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं हम करेंगे इसमें कार्रवाई, और आप जाइए, आपसे हम क्या बात करेंगे। इस पर इकरा हसन ने विरोध प्रकट किया कि साहब आप जनप्रतिनिधियों के साथ आइए, लोगों के साथ इस तरीके का जो व्यवहार करते हैं ये अच्छा व्यवहार नहीं है, और जाएंगे कहाँ, आपसे बड़ा कौन कमिश्नरी में कौन बड़ा आदमी और बैठा हुआ है जो आपके पास नहीं लेकर के आएंगे। इस पर उन्होंने बड़ा तीखा जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, हम तो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमसे होगा हमको, जो आपसे होता है आप कर लीजिएगा। इस पर इकरा हसन ने कहा ठीक है साहब, आप इसमें जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है, आप इसको निष्पक्ष इसकी जांच कराने की मांग हम कर रहे हैं, आप इसकी निष्पक्ष जांच करा दीजिए। इस पर उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। उसके बाद इकरा हसन ने कहा साहब आप यहाँ पर किस लिए बैठे हुए हैं, आप इसीलिए तो बैठे हुए हैं कि आप। जी सर, इकरा हसन ऐसी नेता है, ऐसी हमारी सांसद है जिससे पूरी सरकार उसको झेल नहीं पा रही, सदन में भी और बाहर सड़क पर भी। और जिस तरीके से अपनी बात को रखती है वो मोदी के भी आंख का किरकिरी बनी, पूरी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई। और फल यह है कि उनके साथ जो जनता की बातों को लेकर के वो जहां कहीं भी होता है हर स्तर से वो उनके साथ खड़ी हो जाती है। और यही कारण रहा है कि जनता को साथ लेकर हम राणा साहब आ गए हैं, हम कहेंगे अपनी बात पूरी करें। राणा साहब, उन्होंने लेडीज पुलिस बुला ली और वहां पर दूसरी पुलिस बुला करके इकरा हसन को लेडीज पुलिस से कहा कि साहब इसको ले जाइए और इसको तो जो है ना करिए, और साहब वो उनको वहां से लेकर के महिला थाने में चले जाती है और एक 5 लोगों को लेकर के बराबर में सदर थाने में चले जाते हैं और इकरा हसन को जाकर के थाने में बिठा दिया जाता है। 1 घंटे तक उसको बिठाए रखते हैं। इतनी देर में वो जो 5 लोग थे उन 5 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई करके उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद इकरा हसन को कहते हैं साहब आप जा सकते हैं। तो जब वो बाहर निकली तो उन्होंने पता चला कि जो 5 लोग थे उसके घर के थे, बच्चे थे, और एक समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव भी था साथ में, मांगेराम कश्यप जी। इन सब लोगों को 151 में जेल भेज दिया। तो वो सदर थाने में जाती है, तो सदर थाने में जाने के बाद भी उनको वहां कोई संतुष्टि भरा कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है, और उन्होंने कहा ठीक है साहब आप नहीं उनको छोड़ते तो हम धरने पर बैठते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है कि वो शांतिपूर्वक धरने पर बैठ जाए जा करके। तो वहां पर हम सदर थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठने के बाद अपनी बातें जो भी अधिकारी आया उन सब अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी है कि साहब आप प्रताड़ित लोगों को ही, पीड़ित लोगों को ही जेल भेजोगे और दूसरे लोग इस तरीके हुआ, तो ये धींगा मस्ती का आलम इतना जबरदस्त है। और साहब उन्होंने कई बार कोशिश करी फोर्स भेज करके गिरफ्तारियों की भी और तमाम घेर घरा करके लोगों को डराने और धमकाने की भी। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये मामला बुरा उसमें रहा, लोग बाग आते गए, धरना बड़ा होता चला गया। रात में 11 बजे जाकर के अधिकारी फिर दोबारा से आए, कहने लगे साहब हम उनको छोड़ रहे हैं, आप धरना खत्म कर दीजिए। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में इसमें चलता है और ये पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा, कोई अकेले सहारनपुर के अंदर नहीं है। और सहारनपुर के अंदर एक ऐसी सांसद है कि जो बहुत सौम्यता से, आप सब लोग जानते हैं कि अपनी बात को रखती है, कभी वो लड़ने की बात नहीं करती है, लेकिन उसके साथ भी इस तरीके का व्यवहार होगा, एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ होगा, तो ये हालात बहुत गंभीर से गंभीरतम होते जा रहे हैं। इसके ऊपर तो ना तो संविधान रहा और ना ही लोकतंत्र बचने वाला है। मेरी आपसे ये
कहना है इसमें। जी, बहुत आपका जी। शुक्रिया। असल में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और वो धरने पे बैठ गई, छोड़ना पड़ा। जी। ये भी एक बड़ा ये संदेश है, क्योंकि वो बहुत आसानी से कर सकती थी कि वो वहां से निकल सकती थी और कार्यकर्ता जेल चले जाते, फिर उनकी जमानत होती रहती। लेकिन एक जो समाजवादी लीडर का जिस तरीके का आचरण होना चाहिए कि जब तक कार्यकर्ता नहीं छूटेगा हम वहीं पर बैठेंगे। अभी जो मजाहिर राणा साहब ने बताया उससे ये सब पूरे घटना की विस्तृत जानकारी मिली है। और मुझे लगता है कि जो इकरा हसन जी ने जिस तरीके से पूरे इशू को डील किया, सभी लोगों को इसी तरीके से ही डील करना चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प विपक्ष के पास में बुलडोजर बाबा से और उनकी जो एक फासिस्ट सरकार है उससे निपटने का और कोई तरीका नहीं है। डॉक्टर तिवारी जी, आपकी टिप्पणी। जी सर, सबसे बड़ी चीज है कि ये जो दो मुहापन है सरकार का, कि ये तो सामान्य सा नियम है कि उन जनप्रतिनिधियों से सम्मान के साथ पेश किया आना चाहिए। और अभी फिलहाल तात्कालिक रूप से इन लोगों ने बाकायदे सर्कुलर जारी किया। इसका मतलब है कि जो पीछे हो रहा था उस पर इन लोगों को विश्वास नहीं था। नए तरीके से रिफ्रेश इन्होंने किया है कि ये MP MLA के साथ जो व्यवहार निर्वाचित करती है, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान के सामने भी आप सम्मान के साथ उनके साथ पेश आएंगे। लेकिन इकरा हसन इतनी सर्वोपरि शिक्षित सांसद है हमारी, और वो जाती है DG साहब के पास, समय लेके जाती है और उसके साथ आप इतनी बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी नहीं करते हैं, एक तरीके से आप उसको हिरासत में ले लेते हैं और हिरासत में लेकर के आप उसको थाने भेज देते हैं, महिला थाना भेज देते हैं। अब इससे ज्यादा तो बीभत्स कृत्य कोई नहीं हो सकता जनतंत्र के लिए। तो ऐसी हालत में तो वो तत्काल DG की आखिर हिम्मत कैसे पड़ी? तो निश्चित रूप से उस DG को ऊपर का संरक्षण है और इस सरकार को अगर इसकी जवाबदेही तो बनती है, अपनी पूरी सरकार की जवाबदेही बनती है, संसद की जिम्मेदारी बनती है, ये संसद के लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों हुई। और उसके बाद उसके साथ थाने में भी बदतमीजी की जाती है और उसको वहां धरने पर बैठना पड़ता है। तो आखिर ये जनतंत्र में अहिंसक तरीके से अपनी बात आदमी क्या रखेगा? तो जनता क्या रखेगी? जब हमारे सांसद के साथ ऐसी हरकत हो रही है, स्थिति बनी है, तो फिर ये जनता का, और ये लोग शायद यही शो करना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जनता मतलब कीड़ा मकोड़ा है, जनता काकरोच है, सांसद को भी हम काकरोच से ज्यादा नहीं मानते हैं। यह जो वो धारा ऊपर से अपना निकल के आ रही है न्यायपालिका यहाँ से वहां से, ये तो बहुत ही विभत्स स्थिति है। और ऐसी हालत पे जब दुनिया के पैमाने पर आपकी थूथू हो रही है, हद पिट रही है, अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो आपके ही लोग, आपकी बूढ़ी मीडिया आपको ही ये बूझ छुपाने की आपको स्थिति आ जा रही है, जब आपके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और देश के स्तर पर आपकी थूथू हो रही है। लेकिन इन सारी चीजों से कैसे बचा जाए? इन सारी चीजों पर तो ऐसी हालत में तो अपना सबसे पहले तो अब तक आखिर उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो DG के ऊपर, पुलिस अधिकारी के ऊपर, और चूंकि उसी के आदेश से वहां थाने में गया था तो उसके ऊपर वो उसका अधिकारी तो उसके ऊपर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा नहीं। तो वह तो तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अपनी संसद और भारत सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। और अगर नहीं लेते हैं तो ये ही बाही विभत्स कृत्य है। लेकिन इन लोगों का तो मंशा ही केवल है कि एक तो अपोजिशन की नेता है और उसके बाद वो एक ये संप्रदाय विशेष की नेता है। तो ऐसी हालत में एक तो चितलौती, दूसरे नीच रहा, तो ऐसी हालत में हमारा जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा? ये बड़ा प्रश्न है, मानवाधिकार के लिए बड़ा प्रश्न है, ये संवैधानिक संकट के लिए बड़ा प्रश्न है। और इस पर तो व्यापक आंदोलन की तो जरूरत है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और सारे अपोजिशन के लोग इसको जरूर संज्ञान में लेंगे। ये बहुत शुक्रिया। मैं अरशद साहब आपसे मैं एक टिप्पणी जरूर चाहता हूं, क्योंकि और आपको सार्वजनिक तौर पर मैं बधाई भी इस बात की देना चाहता हूं कि जो ज्यादती आजम खान साहब के साथ में हुई है उसका आप प्रतिकार कर रहे हैं, दिल्ली की राजधानी में प्रतिकार कर रहे हैं। जो एक सत्याग्रह का तरीका है उस तरीके को आपने अपनाने का काम किया है। तो मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा ना, क्योंकि किसी भी दिन
कोई भी सपाही आजम खान बनाया जा सकता है ना। तो ये कोई आजम खान अकेले नहीं है, ठीक है, वो मुसलमान है इसलिए उनके साथ में जो है वो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, और वो भी उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी। इतनी हिम्मत कैसे कर दी? तो मतलब कई सारे अपराध वो कर चुके, इसलिए उनको डाल दिया, लेकिन वो किसी को भी डाल सकते हैं। और इसलिए आपका जो काम है, आपने जिस तरीके से उसको चुनौती दी है, दिल्ली की राजधानी में जाके चौथा धरना किया है, तो मैं जरूर चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हम इस कार्यक्रम इकरा हसन जी का है, लेकिन ये मामला तो राज्य के दमन का ही है बेसिकली, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि आप उस बात को भी यहाँ पर रख दें 2-4 मिनट के अंदर। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं अपने प्यारे देश भारत के सभी राजनीतिक दलों से, सभी सोशल एक्टिविस्ट से और सभी सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं कि मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए आगे आए और अपने अपने बैनर से भी आंदोलन चलाएं। हम लोग सभी बैनर में शरीक होंगे जो भी आंदोलन करेगा। मोहम्मद आजम खान साहब 10 मरतबा MLA रहे हैं, 2 मरतबा MP, 4 मरतबा कैबिनेट मंत्री, 1 मरतबा लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बहुत बड़ी विश्व स्तरीय, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी जौहर यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने चंदा मांगकर। तो उनको तो भारत रत्न देना चाहिए था भारत सरकार को, लेकिन भारत रत्न के बजाय उनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम हुए। सही बात यह है कि 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार पर और जौहर यूनिवर्सिटी पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, जबकि बहुत 50 साल का उनका राजनीतिक करियर है मोहम्मद आजम खान साहब का। कभी भाजपा ने भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया, सपने भी नहीं लगाया। और बहुत सारे भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी रहे, कल्याण सिंह जी रहे और गुप्ता जी रहे, तमाम लोग रहे, किसी ने भी इस तरह की कार्रवाई नहीं किया। लेकिन 2019 का चुनाव, जब लोकसभा चुनाव आजम खान साहब जीत गए, तो 4 महीने में ही तकरीबन 350 मुकदमे मोहम्मद आजम खान साहब, उनके दोनों बेटों पर, उनकी बीवी पर, उनके साथियों पर और जौहर यूनिवर्सिटी पर कायम कर दिए गए। सारे मुकदमे फर्जी हैं, सारी चार्जशीट फर्जी है और उस चार्जशीट की बुनियाद पर जो सजाएं दी जा रही हैं वो भी गलत है। एक है पैन कार्ड और जन्म तिथि का मामला। पहले भारत में परंपरा है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 80% लोगों की डेट ऑफ बर्थ पूरे देश में गलत लिखी हुई है सर्टिफिकेट में और पढ़ाई में। क्यों ये रवाज था कि जब गार्जियन लेके जाते थे या कोई लेके जाता था बच्चों को दाखिला कराने, तो टीचर अपनी मर्जी से अनुमान के आधार पर डिस्कस करके और डेट ऑफ बर्थ लिख लेते थे। सबकी इसी तरह की 80% लोगों की है। अब इधर 10-15 साल से थोड़ा सा ज्यादातर लोग अस्पताल में पैदा हो रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ सही लिखी जा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो मोहम्मद अब्दुल्ला आजम भी पैदा हुए 90 में, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ स्कूल में 93 लिख उठी और उसी डेट ऑफ बर्थ से उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। फिर 2017 में उन्होंने सोचा कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा लें, तो जो वो लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैदा हुए थे उसका रिकॉर्ड, उनकी वालदा साहिबा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उन्होंने जो छुट्टी लिया था बच्चा पैदाइश की सूरत मिलती है उसका रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड देकर उन्होंने सही करा लिया। तो चूंकि जो 93 की डेट ऑफ बर्थ थी जिससे उनकी पढ़ाई पूरी हुई थी, उसी से उनका पासपोर्ट बना था, पैन कार्ड बना था। तो जब उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा के 90 वाली करा लिया, तो फिर उन्होंने दूसरा पैन कार्ड बनवाया 2017 में और पुराना पैन कार्ड उन्होंने जमा कर दिया, सरेंडर कर दिया। दूसरा पासपोर्ट बनवाया उन्होंने, पुराना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। तो कोई जुर्म नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने उनके किसी सबूत को देखा ही नहीं, संज्ञान ही नहीं लिया और डेट ऑफ बर्थ को, उस रिकॉर्ड को माना नहीं और फिर दंडित भी कर दिया। 7 साल की अधिकतम जो सजा होती है उनकी वालदा को, अब्दुल्ला आजम को और उनके वालिद साहब मोहम्मद आजम खान, 3 लोगों को 7 साल की सजा। उसके बाद पैन कार्ड में सजा हो गई। पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम ने बनवाया तो सजा मोहम्मद आजम खान साहब को और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की हो गई।
अभी पासपोर्ट चल रहा है, उसमें भी सजा करेंगे। जज जो है सजा करने के लिए बैठे हुए हैं कलम खोलकर। बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मामला क्या है, और अदालतों पे दबाव है, सरकार का हस्तक्षेप है। इसलिए हमने 3 डिमांड किया जंतर मंतर से। कल 17 तारीख को हमारा चौथा धरना था कि नंबर 1 कि हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया है, राष्ट्रपति महोदया को दिया और प्रधानमंत्री जी से भी मार्मिक अपील किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क़यादत में एक SIT का गठन करके तकरीबन जो 350 मुकदमे हैं मोहम्मद आजम खान उनके फैमिली पर, उसको एक जगह करके सबकी जांच करा लिया जाए। तो हमें यकीन है कि मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार बेकसूर साबित हो जाएगा और वो लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे। दूसरा, जी, उत्तर प्रदेश के बाहर सारे मुकदमे ट्रांसफर किए जाएं, खास तौर से उन राज्य में किया जाए जहां भाजपा की सरकार नहीं है, ताकि न्याय हो सके और जल्दी न्याय हो सके। तीसरा, मोहम्मद आजम खान 10 मरतबा विधायक, 2 मरतबा MP, 4 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर, 1 मरतबा लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, देश के वरिष्ठतम नेताओं में हैं, और 2 मरतबा अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे, मगर नवंबर से जेल में बंद है। उन्हें सोने के लिए पूरी ठंडक में, और इधर गर्मी भी है, न चारपाई मिली है न चौकी मिली है। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी लिखा और उनके सेक्रेटरी संजय प्रसाद जी को बाई हैंड ले जाकर दिया है, जेल कारागार के प्रमुख सचिव को दिया है, जेल मंत्री को दिया है, मगर आज तक उनको 1 क्लास की वो सुविधा हासिल नहीं हुई जिससे वो हकदार हैं। तो मैं देश के सभी राजनीतिक दलों का, तमाम संगठनों का, और आप किसान यूनियन है उससे भी अपील करते हैं, सभी सोशल एक्टिविस्ट का अपील करते हैं कि सब लोग अपने अपने बैनर से मोहम्मद आजम खान उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए, एक परिवार का मामला नहीं है, डेमोक्रेसी का मामला है, न्याय का मामला है, अन्याय के विरुद्ध आवाज का मामला है, तो सब लोग उठाएं और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने तफसील से पूरी जानकारी दी। असल में इतना बड़ा नेता, इतना पढ़ा लिखा नेता, इतना चहेता नेता होने के बावजूद भी लोग सड़कों पर जब नहीं उतरते हैं तब ये सब चीजें आगे चल पाती हैं। और इसलिए हम तो बहुजन संवाद की ओर से कहना चाहेंगे, चाहे वो इकरा हसन के साथ में कोई जाति हो, चाहे उमर खालिद के साथ हो, या जो है अभी आजम खान साहब के साथ में हो रही है, या सुधा भारद्वाज के साथ हो, या किसी के साथ भी हो, जब इस तरीके की घटना होती है तो आपको उसका प्रतिकार करने के लिए सामने आना चाहिए। अगर देश के अंदर केवल उनको चाहने वाले भी अगर सड़क पर आ गए होते, जैसे 4 बार जो है अरशद खान साहब अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे, ऐसे ही 4 बार अगर केवल आजम खान साहब को चाहने वाले लोग कुछ नहीं करते, नारा भी नहीं लगाते, काली पट्टी लेके अगर उत्तर प्रदेश की सड़क पर निकल गए होते, तो शायद न्याय मिलने की उम्मीद बहुत आगे चली गई होती। लेकिन लोग शायद डरते हैं, लोगों को लगता है कि हम साथ देंगे तो हमारा भी कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको उस नेता के बारे में सोचना चाहिए जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो भी सोचता कि आपके जो लोग हैं उनको साथ देने की क्या जरूरत है, क्योंकि कीमत तो वो इसी बात की चुका रहे हैं ना कि उन्होंने जो है लोगों की आवाज उठाने का काम किया। और आज भी अगर वो वॉशिंग मशीन जो है, वो तो मोदी जी और अमित शाह जी अपनी लेके तैयारी खड़े रहते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन में वो चले जाएं तो वो तो कैबिनेट मंत्री तुरंत ही बन जाएंगे। राज्यपाल तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन वो व्यक्ति भी सिद्धांत के ऊपर अड़ा हुआ है। तो जो लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर सिद्धांत की राजनीति हो, विचार की राजनीति हो, उन लोगों को आजम खान साहब जैसे मुद्दों को लेके आगे आना चाहिए। और इकरा हसन जैसी जो है एक शानदार सांसद जो कि बहुत कम हैं, होती हैं, वो अगर हैं तो उनका मनोबल ना टूटे, इसके लिए भी लोगों को मैदान में उतरना चाहिए, बयान देना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। केवल इकरा हसन ने ये कहा और उसी को आप केवल शेयर करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। आपकी खुद की भी कोई भूमिका है एक सिटीजन के नाते और एक संवैधानिक मूल्यों को मानने वाले होने के नाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम से जुड़े। डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, मज़ाहिर राणा साहब, अरशद खान साहब, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, और दर्शकों से अपील की उसे शेयर करें ताकि ये पूरा मुद्दा लोगों के बीच में जाए, उसके ऊपर बहस हो, उसके ऊपर कुछ लोगों के इनिशिएटिव सामने आए। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबको जुड़ने